गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया था। तो किसी को भी उसमें इशू है, कोई डाउट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीपीटी, तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? ओके, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर फिजियोलॉजी की हम बात करें, तो आप सभी को मालूम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायग्राम ध्यान से देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है? नेजल कैविटी। अब इसमें डायग्राम में आप देखेंगे कि ओरल कैविटी को भी लेबल किया हुआ है। तो ओरल कैविटी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि कई बार जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं जिसमें नाक से सांस अगर नहीं जा रही है अंदर, तो ओरल कैविटी का भी इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ओरल रेस्पिरेशन और नेजल रेस्पिरेशन। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों ही इसका पार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। ठीक है। तो फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, डायग्राम देखते जाइए। उसके बाद ईसोफेगस, एक आपको रेड पाइप दिख रहा है। ईसोफेगस के आगे क्या आता है वो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट। जो आपको इस डायग्राम में ब्लू कलर की पाइप दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है वो ईसोफेगस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आगे ईसोफेगस, पीछे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया आ, ये वो पाइप है जिससे सांस अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है और लंग्स में पहुंचती है। ठीक है। और ट्रैकिया के बाद क्या दिखाई दे रहा है? लेबलिंग में आपको कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। अभी शॉर्ट में जानिए कि ट्रैकिया एक पाइप है जिसके अंदर सांस जाती है, हवा जाती है, बाहर आती है। ठीक है। तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, एक ये मसल का एक पाइप होता है। ठीक है। तो ये कोलैप्स ना हो जाए, मतलब ये चिपक ना जाए या ये बंद ना हो जाए पाइप, इसके लिए इस पे कार्टिलेज की रिंग लगी हुई होती है चारों तरफ। ठीक है। तो बहुत सारी कार्टिलेज की रिंग एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज होती है। ये कार्टिलेज की रिंग क्या काम करती है? इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे? राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग लेफ्ट लंग पे डिवीजन कहाँ होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो जो एक सिंगल पाइप आ रहा है नीचे, वो सिंगल पाइप दो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो रहा है। तो जो जो दो छोटे छोटे पाइप है उनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है।
अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करते हैं, और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवीजन होते हैं सॉरी, डिवीजन होता है इनका, तो इन्हें हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ट्रैकिया, उसके बाद टैके के ऊपर कार्टिलेज रिंग्स, उसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकाइस, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाइस। ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो दोनों में होती है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ की ब्रांचेस होती है ना वैसे, तो बड़ी टहनी, बड़ी से थोड़ी और छोटी में डोर डिवाइड हुई, उसके बाद और छोटी छोटी ऐसे करके ये होता है। उसके बाद आता है सबसे नीचे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या होते हैं, तो जब टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर एकदम पतले पतले हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है बलून जैसा, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलार सैक होते हैं। तो आप इसी डायग्राम में देखो, नीचे आपको दिखेगा एक ऐसे कट सेक्शन दिखेगा, पाइप का ऐसे कटा हुआ सेक्शन दिखेगा, तो वो अंदर से कैसा लगेगा, ऐसा जैसा हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, वैसा आपको ये लगेगा। ये जो एल्वियोलार सैक है, जो एल्वियोलाई के अंदर छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, यही एल्वियोलाई सैक जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा बेसिक काम क्या होता है कि जब हम कोई भी हवा, कोई भी एयर हम सांस के थ्रू उसको अंदर लंग्स में ले रहे हैं, तो उसमें से जितनी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आ जाए, और हमारे ब्लड में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सांस में वापस बाहर आ जाए सांस के थ्रू। ठीक है। तो प्रोसेस इनहेलेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है। इनहेलेशन के टाइम पे हम बाहर की सारी हवा अंदर लेते हैं, उसमें डस्ट भी होता है, पॉलन भी होते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारी दूसरी तरह की जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेजेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई। अगर पॉल्यूशन, आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो मोनोऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट होती है ना, सल्फर मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह गैसेस प्रेजेंट होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली का जो एयर क्लैरिटी इंडेक्स है वो कितना कम है, तो वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है। इसकी वजह से हमें जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है अंदर, जितनी भी गैसेस, जितनी भी जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर में, वो सब हम लोग इनहेल कर लेते हैं। लेकिन मल्टीपल लेवल्स पे ये इनहेलेशन जो है, हम मल्टीपल लेवल्स पे जब हम बात करें, तो ये इनहेलेशन हमारा क्या करता है, हमारी नाक से लेके हमारे लंग्स तक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस तरह से बना है कि जो भी हवा हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है, वो एक एक जगह एक एक लेवल पे प्योरीफाई होती जाती है और अंदर चली जाती है। ठीक है। अभी तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट अभी तक? एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलाई सैक का आप लोगों को समझ में आ गया कि एल्वियोलाई सैक क्या होता है? तो जो लास्ट में एल्वियोलाई के अंदर छोटे यस छोटे मैम। बबल्स बचे होते हैं वो एल्वियोलाई सैक। हाँ बोलिए। नहीं, यस मैम, समझ में आया। हाँ, तो अब एल्वियोलाई सैक्स का क्या काम होता है ये सुन लीजिए। तो एल्वियोलाई सैक्स क्या करते हैं, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो किस किस में होता है, वो एल्वियोलर सैक में होता है और ब्लड वेसल्स में होता है। तो ब्लड वेसल कौन सी लास्ट में आती है, कैपिलरीज आती है। तो कुछ कैपिलरीज जो है वो एल्वियोलाई एल्वियोलर सैक को टच करती हुई जाती हैं। और क्योंकि कैपिलरी की जो वॉल होती है, जो उसकी दीवार होती है, वो भी बहुत पतली होती है, और एल्वियोलर सैक की जो दीवार होती है वो भी बहुत पतली होती है। तो इन दोनों के बीच में जो है गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजेक्शन है वो होता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से एल्वियोलर सैक में आ जाता है, और एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन हमारा निकल के ब्लड में आ जाता है। ठीक है। बाद में आपको मालूम है क्या होता है, यही ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप किया जाता है और हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाती है। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलर सैक में आया है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नेजल कैविटी के थ्रू हम एक्सहेल कर देते हैं। आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? आई थिंक पीपीटी शेयर ऑफ हो गया है। नहीं मैम, नहीं पीपीटी हो दिखाई गया। नहीं देगी। ओके ओके, एक सेकेंड को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, अब दिख रही है?
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी हम देख रहे थे, तो अब बेसिक बेसिक मैंने आपको जो है बता दिया है। इसमें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब भी हम अ, सांस लेने की कोशिश करते हैं अंदर, तो दो चीजें होती है, हम इनहेल कैसे कर पाते हैं। ठीक है, एक तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है और इनवॉलेंट्री भी है। तो आपको कभी याद नहीं दिलाना पड़ता ना अपनी बॉडी को कि अब तो सांस ले सांस ले। हमारा बॉडी का फंक्शनिंग है, जैसे हार्ट अपने आप बीट करता रहता है, वैसे ही लंग्स हमारे अपने आप एक्सपैंड होते रहते हैं, कंप्रेस होते रहते हैं, और हम इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। ठीक है। अब इनहेल एक्सहेल करते टाइम दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक तो होती है मसल्स का इस्तेमाल होता है, जो हमारी चेस्ट की मसल्स होती हैं उसका इस्तेमाल होता है। एक हमारा रिब केज का इस्तेमाल होता है, रिब्स जो हमारी होती है उसका इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज क्या, डायफ्राम, डायफ्राम का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या करती हैं, ये तीनों चीजें हम सांस अंदर लेते हैं तो ये चेस्ट को चौड़ा करती है, मतलब ये एक्सपैंड होती है। और एक्सपैंड होने की वजह से हमारे लंग्स को आप एक बलून की तरह समझिए। तो जब भी आप इनहेल करते हैं, ये बलून जो है वो एक केज में प्रेजेंट है, कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है। तो वो कैविटी जब तक एक्सपैंड नहीं करेगी, लंग्स को जगह नहीं मिलेगी एक्सपैंड करने के लिए। तो डायफ्राम जो है वो नीचे चला जाता है। रिब्स जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाती हैं, छाती पे छाती से थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि अंदर की जो जगह है वो बढ़ जाए। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हो और आपके लंग्स फूल रहे हैं, तो लंग्स को स्पेस मिल जाती है फूलने के लिए। एक काम करिए, आप सब लोग एक काम करो, आप लोग सब अपने अपने चेस्ट पे हाथ रखो, और डीप एक सांस अंदर लो, बहुत गहरी सांस, और ऑब्जर्व करो कि चेस्ट में क्या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड के लिए आप सब लोग ये करिए, और फिर मुझे बताइए एक एक करके कि आप लोगों ने क्या फील किया। कर रहे हैं ना सब लोग? ओके, अभी मैं दो चार लोगों से पूछती हूँ। अम्म, हरप्रीत, आपको क्या फील हुआ जब आपने चेस्ट पे हाथ रख के एक डीप इनहेल किया, सांस ली अंदर? तो क्या आपको फील हुआ कि आपका चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है? यस मैम, लगा है हाँ, थोड़ा सा, तो हल्का सा। लगा थोड़ा सा, ठीक है। और आपने जी। बीच में एकदम हाथ रखा, जब आप सांस अंदर हाँ ले रहे हो जी तो मैम। आपको ऐसा लगा कि आपकी रिब्स, हाँ रिब्स आपकी बाहर की तरफ जा रही हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है। सोनल, सोनल दीक्षित, यस मैम। आपने किया? किया मैम। हाँ, तो आपको भी यही फील हुआ कि आपकी जो रिब केज है वो थोड़ा बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है? हाँ, पेट अंदर बाहर होता है तो थोड़ा पता चलता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है छाती एक्सपैंड हो रही है हमारी, एक होता है हमारा पेट फूलता है और बंद होता है। तो जो पेट हमारा अंदर बाहर होता है ना, वो किस वजह से होता है, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है। ठीक है। तो आप सब लोगों ने कर लिया, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेशन के टाइम पे हमें कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो सबसे पहला फंक्शन तो है कि गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा क्या फंक्शन है, एसिड बेस का बैलेंस होता है। एसिड बेस का बैलेंस मतलब, देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, नीली पड़ने लग जाती है, कहते हैं ना ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है बॉडी में। तो एसिड बेस बैलेंस का ये मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को वो एसिडिक बनाने लग जाती है। तो जब तक हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा। तो रेस्पिरेशन का एक काम एसिड बेस बैलेंस भी है। ठीक है। उसके बाद एक और क्या काम है, फोनेशन काम है। फोनेशन का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा? फोनेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी एक जना, गलत होगा तो भी चलेगा, आपके मन में जो आ रहा है आप बताइए। फोनेशन मतलब क्या समझ में आ रहा है, वर्ड सुन के हमें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? फोनेशन का मतलब होता मैडम है अंदर बाहर, जब हम,
अंदर बाहर एक जगह से आना, दूसरी जगह जाना। नहीं 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 नहीं, फोनेशन का मतलब होता है आवाज प्रोड्यूस करना। जब हम बात करते हैं तो जो हम आवाज निकालते हैं ना, जो हमारी आवाज आती है बाहर, वो उसका वो होता है फोनेशन, मतलब वर्ड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो फोनेशन के जब आप, और फोनेशन में रेस्पिरेशन कैसे मदद करता है, तो जब भी आप बोलते हो बिना सांस अंदर लिए तो आप बोल ही नहीं सकते, है ना। जब भी आप बोलते हो, बोलने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो, आप कुछ बोलते हो और फिर आप सांस खींचते हो अंदर, फिर से आप बोलते हो, है कि नहीं। सब लोगों ने नोटिस किया है। यस मैम। हम्म। आप सब लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी हम बात करते हैं, हमें हमेशा सांस अंदर खींचने की जरूरत पड़ती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फंक्शन फोनेशन भी है, क्योंकि जब तक आप इनहेल और एक्सहेल नहीं करोगे, सांस अंदर बाहर नहीं करोगे, आप बोल नहीं पाओगे। उसके बाद आ जाता है पल्मोनरी डिफेंस। पल्मोनरी डिफेंस का क्या मतलब होता है। एक तो पल्मोनरी सिस्टम का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग के लिए यूज किया जाता है। तो जहां पे भी आप पल्मोनरी देखें ना, आपको समझ में आना चाहिए कि लंग्स के लिए बात हो रही है। ठीक है। तो पल्मोनरी डिफेंस का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम पूरी की पूरी एयर जो हमारे आसपास है वो इनहेल कर लेते हैं। उसमें एलर्जेंस भी होते हैं, उसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है हमारी। एलर्जन हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरस भी होते हैं। ठीक है। जो कोविड हुआ, कोविड का रीजन तो सबसे बड़ा यही था कि किसी ने छींका और एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से आपने सांस अंदर ली तो आपको कोविड हो गया। तो पल्मोनरी डिफेंस का क्या काम होता है, पल्मोनरी डिफेंस प्राइमरी डिफेंस होता है। कि आप जो भी सांस अंदर ले रहे हो वो सबसे पहले नाक में फिल्टर होती है। नाक में आपके जो नेजल हेयर होते हैं, उनका काम होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को नाक में ही रोक देना। ठीक है, ताकि वो अंदर लंग्स में ना जाए, लंग्स को इरिटेट ना करें, कुछ ना करे। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो आते हैं छोटे 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 छोटे, वो कहाँ, वो कैसे रुकते हैं, तो आपका जो नाक होता है उसमें जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो धूल मिट्टी चिपका लेता है। ठीक है। अगर वो धूल मिट्टी वहां से भी क्रॉस हो गई है, तो जो हमारा आगे का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो जो ट्रेकिया वाला सिस्टम है, ये इसमें भी म्यूकस होती है। हम सलाइवा इनहेल कर अंदर लेते हैं तो हम ईसोफेगस में लेते हैं। ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स तक का जो एरिया है, लैरिंग्स फेरिंग्स, वो कॉमन होता है। तो उसकी जो लेयर होती है अंदर की, वो गीली होती है, म्यूकस से भरी हुई होती है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे भी स्टक हो जाती हैं। ठीक है। तो धूल मिट्टी जो कुछ भी है वो लंग्स में नहीं जा पाती। अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जैसे आप धुआं धुआं है, मान लीजिए कहीं आग लगी है, उसका धुआं है, तो वो धुआं हमारी बॉडी, जो नाक है, हमारा जो सिस्टम है, वो कितना फिल्टर कर पाएगा। क्योंकि पूरे की पूरी एयर में ही धुआं भरा हुआ है और स्मोक के पार्टिकल्स है, तो वो अंदर चला जाता है। उसके बाद बहुत जोर से खांसी आनी शुरू हो जाती है। खांसी क्यों आती है, खांसी भी एक टाइप का रिफ्लक्स है। रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स है, तो जब भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कोई पार्टिकल एंटर करता है जो हमारे लंग्स को इरिटेट कर सकता है, हमारी सांस की नली में इरिटेशन कर सकता है, ऐसे केसेस में हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम शुरू हो जाता है और वो छींके निकालना, खांसी निकालना शुरू कर देता है। ठीक है। ताकि जो कुछ भी फंसा हुआ है वो बाहर आ जाए। तो यही पल्मोनरी डिफेंस है। तो एक डिफेंस तो फिजिकल डिफेंस हो गया, कि जब भी आपने कुछ भी चीज अंदर ली, आपकी एयर के थ्रू कोई भी पार्टिकल अंदर गया, तो आपने छींकना स्टार्ट कर दिया ताकि वो नाक के थ्रू बाहर आ गया। दूसरा डिफेंस क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को वहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है? तो लंग में इन्फेक्शन होने होने नहीं देते, तो बेसिक डिफेंस का काम करता है। उसके बाद क्या है, पल्मोनरी मेटाबॉलिज्म एंड हैंडलिंग ऑफ बायोएक्टिव मटेरियल्स। वो हो गया पल्मोनरी मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बता दिया। जो एसिड बेस का बैलेंस चल रहा है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू चल रहा है ना। बायोएक्टिव मटेरियल जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वायरस हमने ले लिया, कोई बैक्टीरिया ले लिया, तो उसको वहीं खत्म कर देने का काम इसका होता है। अब रेस्पिरेशन तीन चीजों से मिलके बना है। सबसे पहले उसमें वेंटिलेशन आ जाता है। ठीक है। इंक्लूड्स थ्री सेपरेट फंक्शंस। तीन अलग अलग काम होते हैं। पहला होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब वही ब्रीदिंग, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। दूसरा होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई आपके जो है, एल्वियोलार सैक जो आपके हैं, वो गैस का एक्सचेंज करते हैं एयर और कैपिलरीज के बीच में। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब सोख लिया हमने ऑक्सीजन, ब्लड में चला गया,
तो ब्लड में जाने के बाद वो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब वो ब्लड जो है वो हार्ट में चला गया, और हार्ट ने उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो बॉडी में एक एक सेल है, जहां तक ब्लड पहुंच रहा है, जहां जहां, और ब्लड तो सब जगह पहुंचता है, एकदम एंड तक भी ब्लड जाता है, तो जो भी ब्लड रीचिंग पॉइंट है, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, तो वो सेल क्या करता है, उस ब्लड कैपिलरी में से ऑक्सीजन ले लेता है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं ना, सेल्स का रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? पेस ठीक है? ऐसा तो नहीं मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग के सर के ऊपर से निकल रहा है? हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैडम ये आप जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम के बाजू में जो है वही आप थोड़ा समझाइए उसको। डायग्राम के बाजू में कौन सा डायग्राम आप बात कर रहे हो? हाँ यही अभी ये उसके ये वाला नीचे, डायग्राम? नीचे, ये वाला डायग्राम? उससे नीचे, उस उसके नीचे अभी आप बता रहे थे ना, उसके नीचे। हाँ ये ये डायग्राम तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, आप इस पे क्यों आ गए? ये तो बहुत आगे की बात है। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना समझ में आया या नहीं? ये तो टॉपिक अभी हमने शुरू ही नहीं किया है। समझ में आया अभी तक थोड़ा आपको थोड़ा मैम। ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो तो तुरंत आप लोग वहीं पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं वेंटिलेशन पर। ठीक है, वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? तो वेंटिलेशन का मतलब है मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें हम, वो मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। अब ऑक्सीजन का आप लोगों के दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी, जिस क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी, कि मैंने आपसे कह तो दिया कि ऑक्सीजन में, लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकल के और ब्लड में चला जाता है, लेकिन कैसे चला जाता है किसी ने भी नहीं पूछा। आप लोगों को मालूम है कैसे चला जाता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन, एयर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में हायर अमाउंट में होती है। आप लोगों ने ऑस्मोसिस सुना है? ऑस्मोसिस वर्ड सुना है? जो आरओ के हमारे फिल्टर्स आते हैं, जिसमें आरओ में पानी हमारा साफ किया जाता है, आजकल सबके घरों में होता है आरओ ना। हम लोग आरओ वाटर बहुत सुनते हैं, टीवी में भी बहुत ऐड आता है। तो आरओ क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि आरओ का क्या मतलब होता है? आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है वहां पे। तो हमें हमें रिवर्स ऑस्मोसिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या जानना है? हमें जानना है ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन में अगर कोई चीज है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। मतलब जब आप इसका, आप लोग जब स्कूल में होंगे तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि जब भी आप किसी बर्तन में या किसी उसमें पानी में नमक, बहुत सारा नमक मिला दो, और एक जो फिल्टर पेपर होता है वो लगा दो बीच में, और दूसरी साइड आप क्लियर पानी भर दो, सादा पानी। थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस साइड पे नमक ज्यादा था, उस साइड से उस साइड पर दूसरी साइड से पानी आके इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जिस जगह, जिस डायरेक्शन में, जहां पर भी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स में हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, क्योंकि हमने सांस ली तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया। अब ये हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे हमारा ऑक्सीजन चला जाता है। तो ब्लड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा था पूरी बॉडी से। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन की वहां कमी थी, उसने ऑक्सीजन ले लिया
और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी तो हाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ऐसे एक्सचेंज होता है। तो जहां पे जिस चीज की कमी होती है वहां पे वो चीज दे दी जाती है, और जो ज्यादा होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा वेंटिलेशन में। और गैस एक्सचेंज जो है वो पूरा का पूरा डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। ठीक है, डिफ्यूज हो जाती है, गैस बाहर निकल आती है और उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी जोन्स की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी जोन की जब आप बात करेंगे तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन दो जोन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग जोन का क्या मतलब होता है? कंडक्टिंग जोन का मतलब जो ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं। और रेस्पिरेटरी जोन्स का क्या मतलब है? जहां पे एक्चुअली एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन को ब्लड में दिया जा रहा है। तो कंडक्टिंग जोन्स में क्या हुआ, कंडक्टिंग जोन्स हमारे, हाँ कंडक्टिंग जोन्स में हमारा क्या आया कि नंबर ऑफ ब्रांचेस। ट्रैकिया से शुरू करिए, अगर आपको पहले वाला डायग्राम थोड़ा सा याद रखिए। अगर हम थोड़ा सा भी पहले वाला डायग्राम हमें याद है तो हम, सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज थी ट्रैकिया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये वाला डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस, सबसे पहले ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद पल्मोनरी ब्रोंकस आया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आया। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वुलर सैक। अब आप इसके नीचे जो नंबर लिखे हैं वो देखिए। ब्रांचेस कितनी होती है? पहले एक ब्रांच होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और बाद में वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? एक पेड़ की शेप ले लेता है, वो ब्रांचेस में बढ़ता चला जाता है। सबसे उसके बाद जो ब्रांचेस होती हैं वो कुछ 5 लाख ब्रांचेस हो जाती है। 5 लाख के बाद वो 8 मिलियन उसमें एल्वियोलार सैक्स होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर लंग्स में, लंग को एक नॉर्मल किसी और ऑर्गन की तरह बनाया होता, जैसे मान लो लिवर है, लिवर की तरह बनाया होता, जो चिकनी एक सरफेस होती, ठीक है, और उसी में से गैस एक्सचेंज हो रहा होता, तो कितनी कम गैस एक्सचेंज हो पाती। लेकिन हमारे लंग्स के एंड को क्या किया गया? बहुत सारे अंगूर की शेप दे दी। जैसे अंगूर होते हैं ना, एक ब्रांच में बहुत सारे अंगूर लटके हुए हैं, तो सरफेस एरिया अंगूर जो लटके हैं उनका ज्यादा हो गया ना, हर एक अंगूर का अपना सरफेस एरिया हो गया। ऐसे ही हर एक ब्रोंक एल्वियोलार सैक का अपना एक सरफेस एरिया होता है। तो जो काम हमारे छोटे से एरिया में होने वाला था, अब वो 8 मिलियन सैक्स के सरफेस से हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे लंग को छोटी 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 ब्रांचेस में डिवाइड करने के बाद एल्वियोलस पे एंड करा, ताकि एक्सचेंज होने के लिए सबसे ज्यादा सरफेस मिल जाए। अब हम एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कंडक्टिंग जोन समझ में आ गया ना? और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है? रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से शुरू होता है? तो दो चीजें आती हैं, एक आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में आता है एल्वियोलाई। ठीक है, ये दो चीजें रेस्पिरेटरी जोन में आती हैं, बाकी सब कुछ कंडक्टिंग जोन में आ जाता है। अब आ जाते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई एक हनी को, मैंने आपको ना मकड़ी, ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, और कम से कम 300 मिलियन एयर सैक्स होते हैं उसमें। ठीक है, इसका एरिया अगर आप सरफेस एरिया की बात करें तो वो 60 से 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बन जाता है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि जब सरफेस एरिया की बात आ रही है, तो सरफेस एरिया जो है वो इतने छोटे छोटे एल्वियोलाई का सरफेस एरिया मिक्स करके 60 से 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बन जाता है। और हर एल्वियोलाई पे जो लेयर होती है, जो सेल की लेयर होती है, तो एक सेल की लेयर होती है। तो एक सेल के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो अब हमारे एयर को, हमारे रेस्पिरेटर ऑक्सीजन को सिर्फ दो चीजों से क्रॉस करना है। एक तो कैपिलरी के सेल से क्रॉस करना है। जो कैपिलरी होती है ना, ब्लड वेसल की जो सबसे छोटी सबसे पतली यूनिट होती है, उसको कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी जो होती है वो भी एक ही सेल से बनी हुई होती है, और जो एल्वियोलाई है वो भी एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो जब गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उसको सिर्फ दो सेल का एरिया क्रॉस करना है। दो सेल, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी पतली चीज है जिससे गैस एक्सचेंज हो रही है। और दो टाइप के एल्वियोलाई होते हैं, एक होता है एल्वियोलार टाइप 1, एक होता है एल्वियोलार टाइप 2।
ये आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे पहुंचती है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंडक्टिंग जोन पर। अच्छा, अभी तक में किसी को कोई डाउट, क्योंकि क्लास हो सकता है 5 5 मिनट में खत्म हो जाए, तो अभी तक को कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। चलो ठीक है, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक। अब हम आ जाते हैं कंडक्टिंग जोन पे। तो कंडक्टिंग जोन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। गले से शुरू कर दो और एल्वियोलाई के पहले तक सब कंडक्टिंग जोन में आ जाता है। इसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो हम जो सांस ले रहे हैं अंदर, उसको बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर का एटमॉस्फेयर जो हमारा है, बाहर के टेम्परेचर से बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो हमेशा डिफरेंट होता है। ठंड है तो बाहर ठंडा होता है, हमारी बॉडी गर्म होती है। और गर्मी है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, लेकिन हमारी बॉडी अपने बॉडी टेम्परेचर पे होती है। ठीक है। तो जब भी हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं लू में निकले हैं या हम बहुत गर्मी के मौसम में बाहर निकले हैं, तो बाहर गर्म हवा चल रही है, लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स के जो हमारे कंडक्टिंग जोन है उसका काम होता है कि जो एयर हमारे अंदर जा रही है उसको वार्म कर दे, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ला दे और ह्यूमिडिफाई कर दे।